गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्री टॉक्स बाय नेहा मैम पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। गुप्त काल एक ऐसा समय था जिसमें कला, साहित्य और संस्कृत साहित्य में अद्भुत विकास हुआ। और इस समय में संस्कृत साहित्य के समय में अलग अलग विद्वान महान कवियों ने अपने अद्वितीय रचनाओं के द्वारा इस काल को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को कि गुप्त काल के समय में जो लिटरेचर है यानी कि संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, इसमें कौन कौन से विद्वान हुए थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इस काल को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और साथ ही इसमें वैज्ञानिक साहित्य के बारे में, महान कवि कालिदास के बारे में, इसके अलावा इसमें गुप्त काल की स्थापत्य कला यानी वास्तुकला के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण की। रामायण, ठीक है। रामायण के बारे में आप सभी जानते होंगे। रामायण जो है वह भगवान राम, ठीक है, तो उनके बारे में जो है रामायण से हमें जानकारी मिलती है। भगवान राम के जो जीवन के बारे में हमें जो रामायण है उससे हमें जानकारी मिलती है। और ये लिखा था वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी ने, ठीक है। सबसे पहले जो है रामायण जो है इसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। और इसका उल्लेख जो है विधिवत उल्लेख, विधिवत उल्लेख सबसे पहले इसका विधिवत उल्लेख हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से मिलता है। बौद्ध ग्रंथों से इसका उल्लेख, ठीक है, मिलता है। इसी के साथ ही जो रामायण है इसमें सर्वप्रथम 6000 श्लोक थे। 6000 श्लोक, किंतु बाद में ये श्लोक जो है इनकी संख्या बढ़ती चली गई। 6000 से ये दुगने हो गए, ठीक है। यानी 6000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12000 श्लोक। इसके बाद इसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई। इसे फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24000 इसके श्लोक हो गए, ठीक है। तो यानी कि टाइम टाइम पर जो इसके श्लोक हैं उनमें बढ़ोतरी होती गई। पहले 6000 श्लोक थे और उसके बाद 12000 श्लोक और उसके बाद इसके 24000 श्लोक हो गए, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम महाभारत की। महाभारत, महाभारत है जो महाभारत महर्षि वेद व्यास, वेद व्यास जी की रचना मानी जाती है। यानी कि वेद व्यास, जो महर्षि वेद व्यास हैं उनके द्वारा महाभारत लिखा गया था। और ये जो महाभारत है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है, ठीक है, वह किया था सर्वप्रथम उल्लेख अश्वलायन, अश्वलायन ने ग्रह सूत्र में, ठीक है। तो कुछ सूत्र हैं, ठीक है। तो जो अश्वलायन है उसने अपने ग्रह सूत्र में जो है सर्वप्रथम महाभारत का जो है वर्णन किया हुआ है, उल्लेख किया हुआ है। इसके पश्चात सबसे पहले जो महाभारत है इसमें कुल 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक। और तब इसका नाम था जय संहिता। उस समय महाभारत को जय संहिता कहा जाता था। बाद में ये श्लोक, जिस प्रकार से रामायण के श्लोक दिन ब दिन बढ़ते गए उसी प्रकार से जो महाभारत है इसके श्लोक भी दिन ब दिन बढ़ते गए। पहले इसमें 8800 श्लोक थे इसीलिए इसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में इसके जो है 24000 श्लोक हो गए, 24000। उस समय इसे, इसका नाम भारत पड़ा।
ठीक है। और इसके पश्चात इसके जो है 1,00,000 श्लोक हो गए, 1,00,000 श्लोक। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो नाम है वह महाभारत, महाभारत पड़ा। इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने सारे श्लोक थे तो इसीलिए इसका नाम भी जो है बदलता गया। इससे हमें जानकारी मिलती है गुप्त काल की राजनीतिक धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले है रामायण। एक बार रिपीट करते हैं। रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखी थी और इसका विधिवत उल्लेख यानी कि इसका सिस्टमैटिक तरीके से जो वर्णन है वो किसने किया था? जो जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, हर एक धर्म के अपने अपने ग्रंथ होते हैं, तो इसी प्रकार से जैन और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें इनका जो है रामायण का जो है विधिवत यानी कि बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से इसका जो है वर्णन किया गया है। और इसमें पहले 6,000 श्लोक थे, यानी रामायण में सबसे पहले 6,000 श्लोक थे। बाद में इनकी संख्या जो है बढ़ती चली गई, बाद में इसकी जो संख्या है 12,000 हो गई, उसके बाद इसकी दुगनी यानी कि 24,000 हो गई। इसके पश्चात है महाभारत। महाभारत जो है महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह किया था अश्वलायन ने गृह सूत्र में। ठीक है, इसका सबसे पहले वर्णन जो है अश्वलायन ने अपने गृह सूत्र में किया था। इसमें सबसे पहले 8800 श्लोक थे और इसका नाम था उस समय जय संहिता। उसके बाद इसके जो श्लोक है उसमें बढ़ोतरी होती गई। इसका नाम, इसमें जो श्लोक है उसकी संख्या बढ़ गई और 24,000 हो गई। इसका नाम भारत पड़ गया क्योंकि इसमें भारत के जो वंशावलियां थी, भारत के जो शासक थे, ठीक है, उनकी जो है इसमें विजय का वर्णन किया जाता था। भारत की जो वंशावलियां थी उनके बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया था, इसीलिए इसका नाम भारत पड़ गया। बाद में इन श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई जिससे इसका नाम महाभारत पड़ गया। ठीक है, और इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता था। इससे हमें गुप्त काल की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आगे पढ़ते हैं पुराणों के बारे में। पुराण तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कुल टोटल 18 पुराण हैं। पुराणों की संख्या है 18। तो जो पुराण है, पुराणों की संख्या जो है टोटल 18 है। ठीक है, और जो पुराण है ये धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक पक्ष से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद। जो पुराण है किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे, लेकिन फिर भी परंपरा के आधार पर जो है इसके रचयिता माने जाते हैं रचनाकार कृष्ण द्वैयापन, कृष्ण दयापन वेद व्यास इसके रचनाकार माने जाते हैं। और इसका जो संकलन है, इसके संकलनकर्ता उग्रश्रवा तथा लोमहर्ष को माना जाता है। इसका जो संकलन है, अंतिम रूप से इसका जो संकलन वह गुप्त काल में हुआ था। अंतिम रूप से इसका जो संकलन है वह गुप्त काल में हुआ। ठीक है,
यानी जो पुराण है इसकी संख्या जो है 18। हिंदू धर्म में जो है टोटल 18 पुराण है। भागवत पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, और मार्कंडेय पुराण, इस प्रकार से अलग अलग 18 प्रकार के जो पुराण है, ठीक है। धार्मिक पक्ष से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हमें धर्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है, कि कौन कौन से देवी देवता थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। धर्म पक्ष से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं धार्मिक पक्ष से, तो इसीलिए इसका जो नाम है वह पंचम वेद भी माना जाता है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसके जो रचनाकार है कोई एक नहीं है, लेकिन फिर भी धार्मिक परंपराओं के अकॉर्डिंग जो है इसके रचनाकार कृष्ण दयापन वेद व्यास को माना जाता है। इसके जो संकलन करता है, देखिए रचनाकार का मतलब होता है जिसने वह लिखा, यानी जिसने उसकी रचना की है, जिसने उसे लिखा है, ठीक है। और संकलनकर्ता का अर्थ होता है इकट्ठा करना, जहां पे मतलब अलग अलग उसके पार्ट्स रखे हैं तो एक साथ उसे इकट्ठा करना, ठीक है, उसे एक ही किताब में मतलब किताब बनाकर रख देना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अलग अलग मोती हैं, ठीक है, तो उसे एक ही माला के अंदर उस मोतियों को पिरो देना, ठीक है। इस प्रकार से ये काम जो है संकलनकर्ता कौन है, उग्रश्रवा तथा लोमहर्ष को माना जाता है। यानी कि उग्रश्रवा तथा लोमहर्ष ने इसे, जैसे कि मोतियों की एक माला होती है, उसे एक धागे में पिरोकर एक माला बना देते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो पुराण के अलग अलग मतलब चैप्टर्स हैं या पुराण को जो अलग अलग तरीके से रखा गया है, तो उसे संकलन किया है, उसे इकट्ठा किया है उग्रश्रवा और लोमहर्ष ने। अंतिम रूप से इसका जो संकलन है, यानी कि पूरा कंप्लीट जो है पुराण कब हुआ था, गुप्त काल के समय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्मृति साहित्य की। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति, नारद स्मृति। तो ये जो 3 स्मृतियां हैं, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति, ठीक है, तो ये तीनों जो स्मृतियां हैं इसका संकलन जो है गुप्त काल के समय हुआ। गुप्त काल के समय इनका संकलन हुआ और इससे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। गुप्त काल की जानकारी इससे हमें मिलती है, ठीक है। तो यानी जो स्मृति साहित्य है, इसमें जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, पिछली वीडियोस में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अलग अलग टाइप्स की जो है स्मृतियां हैं, ठीक है। कुछ ग्रंथ है जिन्हें स्मृतियों का नाम दिया गया है, तो इसमें जो विष्णु स्मृति है, बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति है, ठीक है। ये इनकी जो संकलन है, संकलन का मतलब मैंने आपको समझाया, यानी कि जैसे कि अलग अलग पेज होते हैं उसको हम एक ही बुक बनाकर रख देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो अलग अलग जो है नोट्स पड़े हुए हैं उसे एक ही बुक्स में इकट्ठा करके रख देना। इसी प्रकार से जो ये स्मृतियां हैं गुप्त काल के समय ही इसका संकलन किया गया था, ठीक है। और इससे हमें, यानी कि जो स्मृतियां हैं ये, इनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कालिदास, कालिदास की रचनाएं। तो कालिदास की रचनाओं के बारे में जानने से पहले हम कालिदास के बारे में ही जानते हैं, ठीक है, कि कालिदास कौन था। जो कालिदास है ये एक महान कवि, नाटककार, थे, ठीक है। जो कालिदास हैं ये एक महान कवि हैं और यह एक नाटककार भी हैं। जो महान कवि कालिदास हैं इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे और इन्होंने बहुत सारी जो है कविताएं भी लिखी थी, जो, और ये जो है इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जो महान कवि कालिदास है इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। साथ ही यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। जो महान कवि कालिदास है, ठीक है, ये एक नाटककार भी हैं और एक कवि भी हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी भी थे।
तो जो कालिदास है यह उज्जैन के ब्राह्मण थे, उज्जैन के ब्राह्मण, और यह शैव मतावलंबी थे, शैव मतावलंबी। शैव मतावलंबी यानी कि जो शिव धर्म को मानते हैं, ठीक है। जो कालिदास थे इन्होंने, तो ये शैव मतावलंबी थे, ठीक है, जो शिव धर्म को मानते हैं। और इनका जो उल्लेख है यानी जिक्र है हमें कहाँ से मिलता है? एहोल, एहोल प्रस्ती, इनका जो उल्लेख है हमें एहोल प्रस्ती लेख से मिलता है, जो कि 7वीं सदी का है, 7वीं सदी का, ठीक है, जो लिखा था रवि कृति ने, रवि कृति यानी रवि कृति ने इसे लिखा था। और जो रवि कृति हैं ये दो विद्वानों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वह दो विद्वान कौन कौन से थे? रवि कृति प्रभावित, एक तो कालिदास और दूसरे हैं भारवी। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो रामायण है ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है और इसका विधिवत उल्लेख जो है यानी कि इसका एक अच्छे तरीके से जो उल्लेख है वह किसने किया है? जैन और बौद्ध ग्रंथों में इसका जो उल्लेख है वह किया गया है। और इसमें सबसे पहले 6000 श्लोक थे, बाद में इसकी जो संख्या दुगनी होती गई इनके श्लोकों की, 6000 से 12000 हो गए, 12000 से 24000 हो गए। उसके बाद है महाभारत। महाभारत जो है महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। इसका सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख जो है, सबसे पहले जिक्र जो है किसने किया था? अश्वत्थामा ने अपने गृह सूत्र में। इसमें टोटल 8800 श्लोक हैं। इसे जय संहिता कहा जाता था, यानी जो महाभारत है इसे पहले जय संहिता कहा जाता था। बाद में जो है इसमें 24000 श्लोक हो गए और इसका नाम भारत पड़ गया, क्योंकि इसमें भारत के जो राजवंश यानी भारत के जो शासक वर्ग थे उनके बारे में जो है जानकारी दी जाती थी। उसके बाद इसके जो श्लोक है उनकी संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई और इसे महाभारत कहा जाने लगा। और इसे शतसहस्त्री संहिता भी कहा जाने लगा था। गुप्त काल की इससे हमें जानकारी मिलती है, यानी गुप्त काल की जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जो अरेंजमेंट था, व्यवस्था थी, उसके बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। पुराण, जो पुराण है, पुराणों की संख्या टोटल 18 है और इससे पुराणों से हमें धार्मिक पक्ष की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसलिए इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसके जो रचनाकार थे, कोई एक रचनाकार नहीं है, लेकिन धार्मिक परंपराओं के अकॉर्डिंग जो है कृष्ण दयापन वेदव्यास जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं। इसके संकलनकर्ता कौन थे? उग्र श्रवा और लोमहर्ष जो है इसके संकलनकर्ता थे। इसका अंतिम रूप से संकलन किसने किया था? गुप्त काल के समय, यानी कि गुप्त काल के समय ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, यानी कि अंतिम रूप से इसका संकलन किया था, ठीक है। उसके बाद है स्मृति साहित्य। जो स्मृति साहित्य है, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति और जो है नारद स्मृति। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पिछली जो वीडियो है जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, सोर्सेज ऑफ एशियन हिस्ट्री, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति जो है इनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है और इसका संकलन भी जो है गुप्त काल के समय में किया गया था। उसके बाद है महान कवि कालिदास की रचनाएं। सबसे पहले महान कवि कालिदास के बारे की जो रचनाएं हैं उनको जानने से पहले हम देखते हैं कि जो कालिदास हैं वह कौन थे। महान कवि कालिदास जो है वह एक कवि भी थे, एक नाटककार भी थे। उन्होंने कई नाटकों की रचना भी की थी। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए महान कवि कालिदास को, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है दरबारी भी थे। यह उज्जैन के ब्राह्मण थे, उज्जैन के जो ब्राह्मण हैं, ठीक है, थे, सॉरी, ये उज्जैन के ब्राह्मण भी थे और शैव मतावलंबी थे, यानी शिव धर्म को मानते थे, भगवान शिव की उपासना करते थे, पूजा करते थे। और इसका उल्लेख जो है यानी महान कवि कालिदास जो है उनका उल्लेख, इनका जिक्र हमें कहाँ से मिलता है? एहोल प्रस्ती लेख से मिलता है। एहोल प्रस्ती जो लेख है ये किसने लिखी थी? रवि कृति ने, ठीक है। जो रवि कृति है वह दो विद्वानों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन कौन से? एक तो महान कवि कालिदास और दूसरा है भारवी। आगे पढ़ते हैं महान कवि कालिदास की महाकाव्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं महान कवि कालिदास के 4 महाकाव्यों के बारे में। कालिदास के
4 महाकाव्य। फर्स्ट नंबर पे है रघुवंशम। रघुवंशम। तो कालिदास के जो 4 महाकाव्य हैं उनमें से पहला है रघुवंशम। जो रघुवंशम है इससे हमें जानकारी मिलती है राजा राम की विजयों और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद बारी आती है कुमार संभवम। जो कुमार संभवम है इससे हमें जानकारी मिलती है शिव तथा पार्वती की प्रेम कथा तथा और कार्तिकेय के जन्म की जानकारी इससे हमें मिलती है। नेक्स्ट है ऋतु सहारम। अब जो ऋतु सहारम है, ऋतु का अर्थ होता है मौसम, ठीक है। तो ऋतु सहारम से भी हमें जो है 6 जो ऋतुएं होती हैं, 6 तरह के जो मौसम होते हैं, पतझड़, वसंत, इस प्रकार से जो 6 मौसम है उसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि 6 ऋतुओं के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मेघदूतम। मेघदूतम से हमें प्रेमातुर यक्ष की व्यथा कथा के बारे में जानकारी मिलती है। व्यथा का अर्थ क्या होता है? दुख, ठीक है, दुखद। तो ये महान कवि कालिदास के 4 महाकाव्य हैं। सबसे पहले है रघुवंशम। जो रघुवंशम है इसमें राजा राम की विजयों और समुद्रगुप्त की विजयों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आगे है कुमार संभवम। जो कुमार संभवम है इसमें शिव और पार्वती की प्रेम कहानी है, साथ ही कार्तिकेय के जन्म के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है ऋतु सहारम। ऋतु सहारम के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किस चीज का वर्णन होगा? ऋतु यानी कि मौसम का। तो इसमें 6 प्रकार के मौसम का जो है वर्णन किया गया है। 6 प्रकार की जो ऋतु होती हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद है मेघदूतम। मेघदूतम में क्या है? प्रेमातुर यक्ष की व्यथा कथा है, ठीक है। जो प्रेमातुर यक्ष है उसकी जो दुखद कहानी है उसमें इसका वर्णन जो है किया गया है। अब बात करते हैं महान कवि कालिदास के 3 महत्वपूर्ण नाटकों के बारे में। कालिदास के 3 नाटकों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। तो ये जो मालविका अग्निमित्रम है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा राजकुमारी मालविका
की प्रेम कथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि शुंग वंश के इतिहास के बारे में भी जो है इससे जानकारी मिलती है। यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसका जो पुत्र है अग्निमित्र, ठीक है, उसका जो है राजकुमारी मालविका, इन दोनों की जो प्रेम कहानी है, ठीक है, वह मालविका अग्निमित्रम से हमें जानकारी मिलती है। देखिए इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, सिर्फ आपको नजरिए की जरूरत है। जैसे मालविका क्या है? इस राजकुमारी का नाम, ठीक है, मालविका। तो यहाँ पर मालविका लिखा हुआ है। उसके बाद है अग्निमित्रम। अग्निमित्र किसका नाम है? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम, ठीक है। तो इन दोनों के नाम को जोड़कर ही जो है इस नाटक का नाम लिखा गया है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो ये जो मालविका अग्निमित्रम है, तो इसमें जो है अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी है। और साथ ही जो है इससे हमें शुंग वंश के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग है और इसका जो पुत्र है ये दोनों शुंग वंश के तो शासक हैं, इसीलिए हमें शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। आगे पढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। जो अभिज्ञान शकुंतलम है इससे हमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, विरह और विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। जो महान कवि कालिदास हैं, एक नाटककार भी थे, ठीक है। इन्होंने अपने नाटक के जरिए जो है अब बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। जो महान कवि कालिदास है, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, अपना जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, इसके नाम से भी देखिए पता चल रहा है, यानी कि जो शकुंतला है, ठीक है, जो शकुंतला है इसका नाम का जो वर्णन है इसमें नाटक में बताया गया, यानी कि शकुंतलम, ठीक है। तो सिर्फ अगर आप इन चीजों को ऐसे समझेंगे तो आपको इससे बहुत आसानी से याद होगा और आप पूरे जीवन भर इसे नहीं भूल सकते, ठीक है। तो इसलिए बजाय रट्टा लगाने के आप इसे अच्छे से समझे, ठीक है। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसमें भी जो है शकुंतला जो है इसका नाम का वर्णन है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें शकुंतला के बारे में और जो राजा दुष्यंत है उसके बारे में, इनकी दोनों की जो प्रेम कथा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस नाटक में जो है इन दोनों को जो प्रेम कथा उसके बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें विरह के बारे में, यानी कि तड़प, जब दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो शकुंतला की क्या मतलब हालत होती है उसके विरह में, उसके प्रेम में, ठीक है, किस प्रकार से वह तड़पती है। इसके साथ ही दोनों के विवाह के बारे में भी जो है इसमें जानकारी दी गई है। आगे पढ़ते हैं। 3rd नंबर पे है विक्रम उर्वशी। विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम जो है इससे हमें जानकारी मिलती है राजा पुरूरव और उर्वशी की कथा से हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है, इनकी कथा से हमें प्रेरणा मिलती है। और साथ ही हमें जो है राजा विक्रम की कथा, राजा विक्रम की प्रेम कथा के बारे में भी जानकारी मिलती, ठीक है। तो यानी कि जो कालिदास है इन्होंने 3 नाटक, यानी इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, लेकिन यहाँ पे हम 3 नाटकों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो बेहद ज्यादा फेमस थे, महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जो पुष्यमित्र शुंग है तो उनके जो पुत्र है अग्निमित्र प्लस
उनकी एक मतलब प्लस राजकुमारी मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी मिलती है। और जो है इनके नाम से ही मालविका अग्निमित्रम यानी इन दोनों के नाम को जोड़कर ही जो है इस नाटक का नाम रखा गया है, यानी कि मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें भी जो राजा दुष्यंत है और जो शकुंतला है, शकुंतला का नाम का जिक्र जो है इसमें दिया गया है इस नाटक के नाम पे, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम, तो शकुंतलम किसको कहा गया, शकुंतला को। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी भी जो है इसमें बताई गई है। साथ ही इसमें इन दोनों की जो वीरा, वीरा का मतलब क्या होता है, तड़प। ठीक है, तो तड़प के बारे में जो जानकारी मिलती है, साथ ही इनके विवाह के बारे में भी जो है अभिज्ञान शकुंतलम में जो है वर्णन किया गया है। साथ ही है विक्रम और वशियम। जो विक्रम और वशियम है इसमें राजा पुरूरव और उर्वशी की जो है कथा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कोई स्टोरी होती है उसमें लास्ट में जो है हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, ठीक है, कोई शिक्षा मिलती है। तो इसी प्रकार से जो है जो राजा पुरूरव है और उर्वशी की जो कथा है उससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और विक्रम और वशियम में देखिए यहाँ पर भी उर्वशी का नाम जो है यहाँ पर दिया गया है, विक्रम और वशियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ नजरें घुमा के थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ठीक है, राजा विक्रम की जो है इसमें प्रेम कथा के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए अभी तक तो हमने जो है महान कवि कालिदास के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं किराता अर्जुनीयम। किराता अर्जुनीयम जो है ये भारवी की रचना है। भारवी, यह दक्षिण के रहने वाले थे और लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी जो गतिविधियां वह उत्तर में की। गतिविधियां कहां पर की, उत्तर में। जो भारवी है इन्होंने जो किराता अर्जुनीयम लिखा तो इससे हमें जो है महाभारत के वन पर्व के बारे में जानकारी मिलती है। वन पर्व की जानकारी इससे हमें मिलती है। ठीक है, जो किराता अर्जुनीयम है महान कवि भारवी ने लिखी थी। ये दक्षिण के रहने वाले थे लेकिन इन्होंने अपनी गतिविधियां, अपने कार्य जो है उत्तर में किए और इससे हमें महाभारत के वन पर्व की जानकारी मिलती है। जो 5 पांडव थे उन्होंने वन में किस प्रकार से जो है अपना जो टाइम जो भी व्यतीत किया था उन्होंने। ठीक है, तो वन में जो जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में जो है जानकारी हमें इससे मिलती है किराता अर्जुनीयम से, जो कि भारवी ने लिखी थी। नेक्स्ट है नीतिसार। नीतिसार, जो नीतिसार है ये लिखी थी कामंदक ने। कामंदक, ठीक है, कामंदक ने इसे लिखा और जो नीतिसार है इससे हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ठीक है, जो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। तो इसके जो परिचय है, ठीक है, ये कौन थे इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, नीतिसार से, जो कि कामंदक ने लिखी थी और इसे अर्थशास्त्र की लघु टीका भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की लघु टीका। ठीक है, यानी कि जैसा हम जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं जिसे हम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था जिससे हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय की यानी कि मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी उस समय में इस बात की भी जानकारी मिलती है। तो जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र है, ठीक है, तो जो नीतिसार है इसे हम अर्थशास्त्र की लघु टीका भी कह सकते हैं। लघु का मतलब छोटा हिस्सा, जैसे हम कोई पोएम करते हैं, ठीक है, उसमें से जो है हम एक सेंट्रल आइडिया लिखते हैं जिसमें हम उसका जो भी सार अंश है लास्ट में वही लिखते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। इसी प्रकार से जो है इसे जो है अर्थशास्त्र की लघु टीका कहा गया, यानी कि अर्थशास्त्र का छोटा रूप कहा गया है। किस चीज को, नीतिसार को, जो किसने लिखी थी, कामंदक ने। ठीक है, और इससे हमें जो है गुप्त काल के समय की
गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और गुप्त काल की जो न्याय व्यवस्था थी, गुप्त काल की न्याय व्यवस्था गुप्त काल की जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में भी हमें जो है जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है नीतिसार है। ठीक है, यानी गुप्त काल की जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में जानने का स्रोत है ये नीतिसार। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव, जो कौमुदी महोत्सव है ये लिखी थी एक महिला लेखा है, लेखिका, महिला लेखिका। अभी तक तो हम लेखकों के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये एक महिला है जो लेखिका है जिसका नाम है वज्जिका। ठीक है, तो ये एक महिला लेखा जिसका नाम है वज्जिका के द्वारा लिखी गई थी कौमुदी महोत्सव। और इससे हमें जो है गुप्त काल के उद्भव की जानकारी मिलती है। कि जो गुप्त वंश के शासक थे इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ है, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे। ठीक है, तो इनका किस प्रकार से उद्भव हुआ था इस बात की जो है जानकारी हमें जो है कौमुदी महोत्सव से मिलती है, जो कि लिखी थी एक महिला लेखिका ने जिसका नाम था वज्जिका। उसके बाद बात करते हैं हम कामसूत्र। कामसूत्र जो लिखा था वात्स्यायन ने, वात्स्यायन ने इसे लिखा था। इसमें हमें नगरीय जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, नगरीय जीवन के बारे में, ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच अंतर के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही इससे हमें उस समय नगर के लोगों की काम संबंधी भावनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो कामसूत्र है वह वात्स्यायन ने लिखा था। और इससे हमें जो है कामसूत्र से हमें नगरीय जीवन के बारे में, यानी कि उस समय का शहरी जीवन किस प्रकार का था, इस बात की जानकारी मिलती है। साथ ही जो ग्रामीण यानी गांव के जो लोग थे और जो शहरी लोग थे जो शहर में रहते थे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था, इस बात की जानकारी मिलती है। नगर के जो लोग थे उनमें जो है काम संबंधी भावनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मृच कटिकम। जो मृच कटिकम है यह शूद्रक के द्वारा लिखी गई, शूद्रक। और गुप्तकालीन समय की जो कथाएं हैं, ज्यादातर गुप्तकालीन जो ज्यादातर कथाएं हैं उसमें प्रेम कथा और सुखांत जो है चित्रण किया गया है। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है, मतलब जो गुप्तकालीन यानी कि जो मृच कटिकम है वह शूद्रक ने लिखा था। और ये गुप्तकालीन समय की जो है
मतलब कथा है, जिससे जो गुप्तकालीन समय की ज्यादातर जो कथाएं होती हैं, जो नाटककारों ने जो नाटक लिखे हैं या जो रचनाएं लिखी हैं, उसमें प्रेम के बारे में, प्रेम कहानियों के बारे में ज्यादा लिखा गया है। साथ ही और जो है उसका सुखांत वर्णन किया गया है। सुखांत वर्णन का मतलब होता है, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो लास्ट में बोलते हैं दी हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो यानी कि इसी प्रकार से जो उनका अंत है वह सुखमय होता है, अंत जो है, एंडिंग जो है अच्छी होती है, ठीक है। तो यानी गुप्त काल के समय की जितनी भी रचनाएं हैं, ज्यादातर उसमें प्रेम कथा के बारे में और हैप्पी एंडिंग के बारे में जो है दिखाया गया होता है, ठीक है। और इससे हमें जो है गरीब ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण चारुदत्त, चारुदत्त जो एक सार्थवा था, सार्थवा, गरीब ब्राह्मण चारुदत्त जो एक सार्थवा था, तथा गणिका, गणिका वसंत सेना, वसंत सेना की प्रेम कथा के बारे में जानकारी मिलती है। और इससे ये भी जानकारी मिलती है कि इस प्रकार से मर्यादा में रहा जाता है, ठीक है। इससे हमें जो है ये भी जानकारी मिलती है कि उस समय जो उच्च वर्ण के लोग थे, उच्च वर्ण के जो लोग थे, वह संस्कृत बोलते थे और शूद्र लोग तथा महिलाएं, शूद्र लोग तथा महिलाएं जो है वह प्राकृत भाषा में बात करती थी। नेक्स्ट है अमरकोश, जो लिखी थी अमर सिंह ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का शब्दकोश है। इससे हमें भूमि के प्रकार और कृषि पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले है किराता अर्जुनियम, जो लिखी थी भारवी ने। ये दक्षिण के रहने वाले थे और लेकिन इन्होंने अपनी ज्यादातर गतिविधियां उत्तर में की थी। महाभारत के वन पर्व की जानकारी मिलती है हमें किराता अर्जुनियम से, यानी महाभारत के समय जो पांडव थे वह वन में, जब वह वन में रहे तो उस टाइम की जो जानकारी हमें किराता अर्जुनियम से मिलती है। उसके बाद है नीतिसार, नीतिसार जो लिखी थी कामंतक ने, ठीक है। यह चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिन्हें हम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इनका जो परिचय है, यानी ये कौन थे, चाणक्य कहाँ से आए थे, क्या करते थे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें नीतिसार से मिलती है। और इसे अर्थशास्त्र की लघु टीका भी कहा जाता है, क्योंकि जो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो है, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिससे हमें जो है अर्थशास्त्र, यानी कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जो मौर्य वंश के समय में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी उसके बारे में जानकारी मिलती है, राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जो नीतिसार है इसे अर्थशास्त्र की लघु टीका भी कहा जाता है, यानी कि छोटा पाठ भी कहा जाता है, छोटा हिस्सा। लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो जैसे हम कोई पोएम करते हैं उसका सेंट्रल आइडिया करते हैं, ठीक है, सारांश करते हैं लास्ट में कुल मिला के, इस प्रकार से जो है इसे अर्थशास्त्र की लघु टीका यानी छोटा जो है हिस्सा भी कहा जाता है। गुप्त काल की इससे हमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, किस प्रकार से गुप्त काल के जो शासक थे प्रशासन चलाते थे, ठीक है। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है गुप्त काल की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, इसके बारे में भी जो जानकारी मिलती है हमें नीतिसार से, ठीक है। और ये जानने का, यानी कि गुप्त काल के समय न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये जानने का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत है, सोर्सेज है, हमें कौन सा है, नीतिसार, जिससे हमें गुप्त काल के समय में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की होती थी इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में है
कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव जो है ये वज्जिका ने लिखी थी, जो कि एक महिला लेखिका है, यानी कि एक लेडीज है जो लेखिका है जिसने लिखा था कौमुदी महोत्सव। ठीक है, ये गुप्त काल की उद्भव की जानकारी मिलती है, यानी कि जो कौमुदी महोत्सव लिखा है वज्जिका ने, ठीक है, तो इससे हमें गुप्त काल का उद्भव किस प्रकार से हुआ था, गुप्त काल के जो शासक थे कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, उस बात की जानकारी जो है जानकारी मिलती है। उसके बाद है कामसूत्र। जो कामसूत्र है ये वात्स्यायन ने लिखा था, और इससे हमें नगरीय जीवन, यानी कि उस समय शहरी जीवन किस प्रकार का था, उस समय के जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के रहने वाले लोग हैं, और जो शहरी लोग हैं जो शहर में रहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था, इस बात की जानकारी मिलती है। नगर के लोगों की काम संबंधी भावनाओं की भी जानकारी मिलती है कि जो शहर के लोग थे उनकी काम के संबंधी क्या भावनाएं थी, क्या फीलिंग्स थी। उसके बाद है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है यह शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, इससे हमें गुप्त कालीन, यानी कि ये जानकारी मिलती है कि जो गुप्त काल के समय में जितने भी नाटककार थे या जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी उसमें ज्यादातर जो है प्रेम कथा के बारे में, ठीक है, और सुखांत जो है चित्रण किया जाता था, यानी कि ज्यादातर वह नाटक या जो भी रचनाएं लिखी जाती थी उसमें प्रेम कहानी के बारे में जो है बताया जाता था, या फिर उनकी जो एंडिंग होती थी वह हैप्पी एंडिंग होती थी। सुखांत का मतलब हैप्पी एंडिंग, ठीक है, मतलब जो उनका अंत था बहुत अच्छा होता था। ठीक है, इसमें जो है यानी कि जो मृच्छकटिकम है इसमें गरीब ब्राह्मण चारुदत्त जो कि एक सार्थवा है, सार्थवा एक व्यापारी को भी कहते हैं, ठीक है, और जो एक गणिका है, जो गणिका का मतलब जो गाना गाती है, ठीक है, तो गणिका जिसका नाम है वसंत सेना, इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में जो है मृच्छकटिकम में लिखा गया है। यह उच्च वर्ण के लोग जो है उसमें ये भी जानकारी दी गई है, यानी जो मृच्छकटिका है इसमें ये भी बताया गया है कि जो उच्च वर्ण के लोग थे वह संस्कृत भाषा बोलते थे, और जो शूद्र थे यानी कि जो नीवी कास्ट के जो लोग थे या फिर जो महिलाएं थी वह जो है प्राकृत भाषा बोलती थी उस समय में। ठीक है, उसके बाद है अमरकोश। अमरकोश जो है अमर सिंह ने लिखा था, इन्होंने अपने नाम पर ही जो है अमरकोश लिखा है। ठीक है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का शब्दकोश है। शब्दकोश का मतलब होता है जैसे इंग्लिश में एक डिक्शनरी होते हैं, ठीक है, जिसमें हम उस वर्ड का मीनिंग देखते हैं, इसी प्रकार से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का शब्दकोश है, उसमें जो शब्दकोश का मतलब यही होता है कि कोई मुश्किल वर्ड को देखना कि उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो यह लिखा था अमरकोश अमर सिंह ने। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का शब्दकोश है। इसमें अलग अलग टाइप्स की भूमि के प्रकार के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी टाइप्स की भूमि होती थी उस समय में। ठीक है, उसके बाद है कृषि पत्ति किस प्रकार की होती थी, लोग किस प्रकार से खेती बाड़ी करते थे, किस प्रकार से कृषि करते थे, और कृषि करने के लिए वह कौन कौन सी टेक्निक यूज करते थे, इस बात के बारे में हमें डिटेल में जानकारी मिलती है अमरकोश से। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वैज्ञानिक साहित्य की। गुप्त काल के समय में वैज्ञानिक साहित्य में क्या क्या था, उस समय जो है शून्य का आविष्कार, शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली, औषधि शास्त्र, औषधि शास्त्र का विकास हुआ। बात करते हैं तो गुप्त काल के समय में जो है शून्य का आविष्कार हुआ, दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, औषधि शास्त्र का भी विकास हुआ। इसके साथ जो है वराहमिहिर, वराहमिहिर की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। वराहमिहिर, जो वराहमिहिर है इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, जैसे बृहत संहिता, बृहत संहिता, लघु जातक, बृहत जातक, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। तो जो बृहत संहिता की वराहमिहिर की जो रचनाएं हैं वे कौन कौन सी हैं, बृहत संहिता, लघु जातक, बृहत जातक और पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका में ज्योतिष के 5 सिद्धांत बताए गए हैं, ज्योतिष के 5 सिद्धांत का जिक्र इसमें किया गया है। नेक्स्ट है सुश्रुत, सुश्रुत की
सुश्रुत संहिता। तो जो सुश्रुत संहिता है, यानी कि ये एक पुस्तक या एक ग्रंथ का नाम है जो लिखा था सुश्रुत ने। ठीक है, तो जो सुश्रुत है उसने इस ग्रंथ में जो है यह शल्य चिकित्सा यह शल्य चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। इसमें रोगों के निदान और पथरी के ऑपरेशन पथरी के ऑपरेशन का जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक साहित्य है इसमें शून्य का आविष्कार हुआ, दशमलव प्रणाली जो है उसका आविष्कार हुआ और सिद्धि शास्त्र का विकास हुआ। वराहमिहिर की कुछ रचनाएं हैं जो वराहमिहिर ने लिखी हैं। बृहत संहिता, लघु जातक, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका। जो पंच सिद्धांतिका इसमें ज्योतिष के 5 सिद्धांत बताए हुए हैं। उसके बाद है सुश्रुत की सुश्रुत संहिता जो कि शल्य चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन के जरिए, सर्जरी के जरिए। ठीक है, तो इसमें जो है सर्जरी के जरिए किस प्रकार से रोगों का निदान किया जाता है इसके बारे में जो है ये एक ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें रोगों के निदान के बारे में, रोगों के सॉल्यूशन के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें पथरी से ऑपरेशन का जिक्र किया गया कि पथरी का जो ऑपरेशन है किस प्रकार से मतलब किया जाता था उस समय में। ठीक है, पथरी का ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाता था। उसके बाद है आर्यभट्ट की रचना। आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टीय की रचना की। यह पटना के रहने वाले थे। इन्होंने प्रथम बार गणित को ज्योतिष शास्त्र से अलग किया। गणित को ज्योतिष शास्त्र से अलग किया। इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और जो पृथ्वी है, पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। आर्यभट्ट की रचना, जो आर्यभट्ट है इन्होंने आर्यभट्टीय जो है नामक ग्रंथ की रचना की थी और ये पटना के रहने वाले थे। इन्होंने पहली बार गणित को ज्योतिष शास्त्र से अलग कर दिया। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, और पृथ्वी की छाया यानी कि पृथ्वी की जो परछाई है जब सब चंद्रमा पे पड़ती है तब जाके चंद्र ग्रहण लगता है। तो चलिए जानते हैं गुप्तकालीन जो है वास्तुकला और स्थापत्य कला जो है किस प्रकार की थी। सबसे पहले जानते हैं वास्तुकला किस प्रकार की थी। जो गुप्त काल के समय की वास्तुकला थी, उस समय में जो मंदिर थे, वह चबूतरे पर बनाए जाते थे।
चबूतरे पर बनाए जाते थे और मंदिर के चारों तरफ जो है सीढ़ियां बनाई जाती थी। चारों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती थी। जो गुप्तकालीन समय के मंदिर हैं, बाहर इनका जो बाहरी भाग था, बाहरी भाग और जो स्तंभ होते थे यानी कि जो पिलर्स होते थे, स्तंभ, वह अलकृत होते थे। अलकृत मतलब कोई ना कोई उस पे डिजाइन बना ही होता था। अलकृत, ठीक है, उस पे कोई ना कोई फूल पत्तियां या इस तरह से डिजाइन बने होते थे, लेकिन जो भीतरी भाग होता था, अंदरूनी भाग, वह बिल्कुल सादा होता था। भीतरी भाग सादा होता था। गुप्त काल के समय में जो है मंदिर निर्माण की कला का आविष्कार हुआ। गुप्त काल के समय मंदिर कला निर्माण का प्रारंभ हुआ। और इसमें जो मंदिर होते थे, स्पॉट होते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो है देवगढ़ देवगढ़ का देवगढ़ का दशावतार मंदिर जिसके शिखर शिखर हैं जो कि 12 फीट ऊंचे हैं। ठीक है, तो कुछ मंदिरों के जो है शिखर भी होते थे। यहाँ पे मैंने बात की कि मंदिर जो है स्पॉट होते थे, समतल होते थे, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल जो है हमें देवगढ़ का, जैसे दशावतार मंदिर है, उसमें शिखर हैं जो कि 12 फीट ऊंचे हैं। ठीक है, 472 ईस्वी का मंदसौर अभिलेख में शिखर की जो है चर्चा की गई है। उस समय के जो मंदिर थे, यानी गुप्त काल के समय के जो मंदिर थे, उनकी चौखट पर शंख और चक्र चक्र चित्रित थे। ठीक है, यानी कि जो उस समय की वास्तुकला है, उस समय के जो मंदिर है, यानी कि जो गुप्त काल का जो समय है, वह मंदिर कला निर्माण का उस समय में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी जो मंदिर कला निर्माण है उसका प्रारंभ कब हुआ था? गुप्त काल के समय में। उस समय के जो मंदिर थे उस पे जो है चबूतरे चबूतरे पे बनाए जाते थे, यानी ऊंचे थोड़े से हमले करके उसके ऊपर जो है मंदिर का निर्माण किया गया था, और मंदिर के चारों तरफ जो है सीढ़ियां होती थी। मंदिर का बाहरी भाग और जो स्तंभ यानी कि पिलर्स होते थे वे अलकृत होते थे, यानी कोई ना कोई फूल पत्तियां या फिर जो है बूटियां जो है उस पे कड़ी होती थी। मंदिर का जो अंदरी भाग है यानी कि अंदरूनी भाग, भीतरी भाग बिल्कुल सिंपल होता था। ठीक है, बाहर से जितना आकर्षक है अंदर से उतना ही बिल्कुल सिंपल है। मंदिर स्पॉट होते थे यानी कि समतल होते थे, सीधे होते थे, लेकिन फिर भी देवगढ़ का एक दशावतार मंदिर है जिसमें शिखर की बात की गई है कि जिसके शिखर हैं जो कि 12 फीट ऊंचे थे। 472 ईस्वी का जो एक मंदसौर अभिलेख है उसमें भी शिखर की चर्चा की गई है। और उस समय के जो मंदिर थे, मंदिर की चौखट पर शंख और चक्र जो है छपा होता था, चित्र बना होता था। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है चित्रकला। जो चित्रकला है, अजंता चित्रकला की जो खोज है सबसे पहले 1824 में अजंता चित्रकला की खोज 1824 में सर जेम्स ने की थी।
जो अजंता चित्रकला है, ठीक है, तो इसमें वाकाटक और गुप्त शासकों वाकाटक और गुप्त शासकों ने जो है इस चित्रकला को के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो चित्रकला है इसके जो साक्ष्य दूसरी सदी से 7वीं सदी तक के हैं। इससे हमें गुप्त काल की गुफा नंबर 16, 17 और 19 है, ठीक है। तो जो चित्रकला है, चित्रकला के क्षेत्र में जो अजंता चित्रकला है इसकी खोज सबसे पहले 1824 में की थी सर जेम्स ने। वाकाटक वंश के शासक और जो गुप्त शासक हैं इन्होंने चित्रकला के विकास में भरपूर योगदान दिया। इसके जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य का मतलब होता है प्रूफ, सबूत, इसके जो साक्ष्य हैं चित्रकला के वो है 2री सदी से लेकर 7वीं सदी तक के। गुप्त काल की जो गुफा है, गुप्त काल से संबंधित जो गुफा है उसका नंबर है 16, 17 और 19। आगे हम बात करते हैं, अब बात करते हैं मूर्तिकला की। मूर्तिकला, तो उस समय की जो मूर्तिकला थी, मूर्तिकला के जो केंद्र थे मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। यह मूर्ति के केंद्र थे मूर्तिकला के, जहां पर ज्यादातर जो है मूर्तियां बनाई जाती थी। और इसका जो मॉडल था, मॉडल का आधार मथुरा, ठीक है। मथुरा में जो मूर्तियां बनाई जाती थी वैसी ही मूर्तियां जो है सारनाथ और पाटलिपुत्र में भी बनाई जाती थी, यानी कि इसका जो मॉडल था वो मथुरा का था, ठीक है। उसके बाद है बिहार के सुल्तानगंज से जो है 7.5 फीट ऊंची गुप्तकालीन मूर्ति मिली है। जो गुप्त काल के समय की मूर्तियां हैं, जैसे कि गुप्तकालीन समय की जो मूर्तियां हैं, जब कुषाण काल था, ठीक है, कुषाण काल की जो मूर्तियां थी उसमें जो नग्नता का या कामुकता का जो दृश्य था, ठीक है, अब वो लोप हो चुका था। तो यानी गुप्त काल के समय में जो है शारीरिक आकर्षण को छुपाने के लिए वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया था, ठीक है। गुप्त काल की मूर्तियों में शारीरिक आकर्षण को छुपाने के लिए वस्त्रों का प्रयोग आरंभ हो चुका था। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। मूर्तिकला, गुप्त काल के समय की मूर्तिकला किस प्रकार की थी? जो मूर्तिकला के केंद्र हैं मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र में बेहिसाब जो है मूर्तियां बनाई जा रही थी उस समय पे, यानी कि जो मूर्तिकला के केंद्र है ज्यादातर मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र थे, ठीक है। उस समय जो है मूर्तिकला का जो मॉडल था कहाँ से लिया गया था? मथुरा से, ठीक है। बिहार के सुल्तानगंज से 7.5 फीट ऊंची एक गुप्त काल के समय की मूर्ति जो है पाई गई है। गुप्त काल की मूर्तियों में यानी कि कुषाण काल के समय में जो है
मूर्तियों में जो नग्नता का या कामुकता का जो दृश्य देखने को मिल रहा था वह गुप्त काल के समय में समाप्त हो चुका था। गुप्त काल की मूर्ति में जो है शारीरिक आकर्षण को छुपाने के लिए अब वस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।